कल्पना कीजिए, जेरूसलम का नज़ारा, इज़राइल की संसद, नेसेट, मोदी मोदी के नारों से गूंज रही है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहा था। उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला और एक खास मेडल भी। ऐसा सम्मान जो इससे पहले किसी विदेशी नेता को कभी नहीं दिया गया। मगर इस पूरी गर्मजोशी के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। यही नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनके लिए इतना सम्मान दिखाया जा रहा है, उन पर नवंबर 2024 से ही युद्ध अपराधों के गंभीर आरोपों में इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी है। उनके लिए दुनिया के 124 देशों के दरवाजे बंद हैं, जहां वो कदम रखते ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं। गाजा में 70,000 से ज्यादा मौतों के बाद, जिनमें 20,000 बच्चे शामिल हैं, दुनिया के ज्यादातर नेता उनसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन भारत उन्हें खुली बाहों से अपनाता हुआ दिख रहा है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसे नेता को गले लगा रहा है जिसे लगभग पूरी दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। चलिए इस उलझी हुई दोस्ती की परतें एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर आखिर है क्या। तो इस रिश्ते की जो सबसे पहली और सबसे साफ परत है, वो 3 चीजों से बनी है: बंदूकें, ड्रोन्स और डॉलर्स। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये मिलिट्री रिश्ता आखिर कितना गहरा है। 2020 से 2024 के बीच सोचिए, इजराइल ने दुनिया भर में जितने भी हथियार बेचे, उसका 1/3 से भी ज्यादा यानी पूरे 34% सिर्फ एक देश ने खरीदा, और वो देश है भारत। ये आंकड़ा भारत को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बना देता है। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो भारत के लिए इजराइल, रूस और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। भारत जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, उसका 13% हिस्सा इजराइल से आता है। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये एक दूसरे पर बहुत गहरी डिपेंडेंसी है। और इस पूरे रिश्ते की कीमत अगर पैसों में देखें तो अब तक इजराइल ने भारत को करीब करीब $20 बिलियन के हथियार बेचे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो इस पार्टनरशिप की नींव को और मजबूत करती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, इससे भी बड़ी बात है उस टेक्नोलॉजी की जो अब भारतीय सेना के सिस्टम में गहराई तक समा चुकी है। स्पाइस बॉम्ब हो या रैम्पेज मिसाइलें, हारोप कामिकाजी ड्रोन्स हो, या फिर दोनों देशों ने मिलकर जो बराक 8 मिसाइल सिस्टम बनाया है, ये सारे इजरायली हथियार आज इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। तो ये जो हथियारों और डॉलर्स का लेन देन है, ये सिर्फ 2 देशों के बीच का व्यापार नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल चेसबोर्ड का हिस्सा है, एक नए ग्रेट गेम की सोची समझी चाल। पिछले कुछ सालों से एक नए आइडिया की खूब चर्चा हो रही है। इसे हेक्सागोनल अलायंस कहा जा रहा है। इसका मतलब है एक तरह का नेटो स्टाइल मिलिट्री ग्रुप बनाना, जिसमें इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ दूसरे देश भी शामिल हों। अब सवाल है, ये गठबंधन क्यों? तो इसका सीधा सीधा मकसद है कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करना। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक नया ब्लॉक तेजी से उभर रहा है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स एक नए इस्लामिक नाटो की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस दोस्ती की अगली परत को छीलते हैं, और यहाँ पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब बात आती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की और कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी की। पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ जितनी भी बड़ी डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स हुई हैं, उनमें एक नाम बार बार सामने आया है: अडानी ग्रुप। अब देखिए, इजराइल का सबसे जरूरी हाइफा पोर्ट इन्होंने खरीद लिया। खतरनाक हर्मीस 900 ड्रोन्स ये भारत में बना रहे हैं, और तो और भारतीय सेना के लिए मशीन गन सप्लाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास है। ये ग्रुप हर बड़ी डील के सेंटर में दिखाई देता है। और जब हम कंट्रोवर्शियल इजरायली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पेगासस स्पाईवेयर कॉइन को हम कैसे भूल सकते हैं। इजरायली कंपनी NSO ग्रुप का बनाया ये स्पाईवेयर कथित तौर पर भारत में पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनकी टिप्पणी थी, सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। और अब हम पहुंचते हैं इस रिश्ते की सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी परत तक, और वो परत है विचारधारा की। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत की मौजूदा दक्षिणपंथी विचारधारा और इजराइल की ज़ायोनिस्ट विचारधारा में कई गहरी समानताएं हैं।
दोनों ही बहुसंख्यकवाद का समर्थन करती हैं, एक धर्म के प्रभुत्व को मानती हैं और दोनों में ही अल्पसंख्यकों को हमेशा एक शक की निगाह से देखने की एक जैसी प्रवृत्ति है। कुछ विचारकों के लिए तो इजराइल एक तरह का वर्किंग प्रोटोटाइप है, मतलब एक ऐसा जीता जागता मॉडल जो ये दिखाता है कि कैसे एक देश डेमोक्रेसी के सारे ढांचे जैसे चुनाव, कोर्ट्स, मीडिया, इन सब के होते हुए भी एक एथनो रिलीजियस यानी जातीय धार्मिक राज्य बनाया और चलाया जा सकता है। लेकिन इस गहरी होती दोस्ती की एक कीमत भी है, और ये कीमत भारत चुका रहा है अपनी दशकों पुरानी विदेश नीति में एक बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव के तौर पर। एक जमाना था 1988 में जब भारत दुनिया का पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। 1992 में इजराइल से रिश्ते जरूर बने, लेकिन फिर भी दशकों तक एक बैलेंस बना रहा। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के बाद और ख़ास तौर पर 2023 के बाद ये पूरा का पूरा बैलेंस इजराइल की तरफ झुक गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें यूएन में देखने को मिला। हाल के सालों में जब भी गाजा में मानवीय संघर्ष विराम, इजराइल को हथियार बेचने पर रोक लगाने या फिर युद्ध विराम जैसे अहम प्रस्ताव आए, भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये भारत के पारंपरिक स्टैंड से एक बहुत बड़ा यू टर्न है, और इस बदलाव ने दुनिया में भारत की इमेज को भी बदल दिया है। जो देश कभी अपनी एक आज़ाद और नैतिक आवाज़ के लिए जाना जाता था, अब उसे तेजी से एक ऐसे देश की तरह देखा जा रहा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मौके के हिसाब से फैसले ले रहा है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। भारत और इजराइल का ये जो रिश्ता है, ये एक प्रैक्टिकल, एक रणनीतिक साझेदारी है जो आज की बदलती दुनिया की एक ज़रूरत है, या फिर ये एक नैतिक समझौता है जिसकी कीमत भारत को अपनी ग्लोबल इमेज और अपनी दशकों पुरानी पहचान खोकर चुकानी पड़ रही है? इसका जवाब जो भी हो, वही भारत की आने वाली विदेश नीति की दिशा तय करेगा।